ये फिल्म एक सच्ची घटना पे आधारित है। इस कहानी में बताया गया है कि कैसे एक चक नॉलन नाम का आदमी अपनी कंपनी के काम से कहीं जा रहा होता है और इस सफर में इनका प्लान क्रैश कर जाते हैं और इस हादसे में सारे आदमी मारे जाते हैं केवल एक आदमी को छोड़कर, और वो होता है चक नॉलैंड। इस कहानी में यही बताया गया है कि कैसे वो एक आइलैंड तक पहुंचते हैं और कैसे वो 4 साल इस आइलैंड पे बिताते हैं और अंत में कैसे वो उस आइलैंड से बाहर निकलते हैं। चक एक फेडेक्स नाम की कंपनी में बड़े ओहदे पे काम करता है। वो अपने काम में बहुत सीरियस होता है और वो चाहता है कि हर एक कोरियर, हर एक पैकेट टाइम पर पहुंचे, और इसलिए वो अलग अलग कंट्री विजिट करता है जहाँ भी उसकी ब्रांच होती है, और यह जिस भी देश जाते हैं वहाँ के एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं और उन्हें टाइम की वैल्यू बताते हैं। साथ ही चक के जिंदगी में एक लड़की होती है जिसका नाम कैली है। चक कैली से बहुत प्यार करते हैं और कैली भी चक से बहुत प्यार करती है, और ये दोनों बहुत लंबे समय से रिलेशनशिप में है। यह दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन चक एक देश से दूसरे देश घूमता रहता है और इस वजह से अभी तक इन दोनों की शादी नहीं हुई है। आज क्रिसमस की रात है। चक अपने फैमिली से मिलने आया है। चक के परिवार के सारे सदस्य इस उत्सव को मनाने एक जगह इकट्ठा होते हैं, लेकिन चक को मलेशिया जाना है क्योंकि उसे फेडेक्स कंपनी का वहाँ पर बहुत ही जरूरी काम है। लेकिन वो बोलता है कि मैं न्यू ईयर पर यहाँ पर आ जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। कैली बोलती है कि क्रिसमस का क्या, लेकिन चक उसे मना लेता है और कैली भी मान जाती है, और जाते वक्त चक उसे क्रिसमस का गिफ्ट देता है और कैली भी उसे क्रिसमस की गिफ्ट देती है जो कि एक घड़ी होती है, और उस घड़ी में कैली की फोटो भी होती है। चक मलेशिया के लिए निकल जाता है और जब इसका प्लेन पैसिफिक महासागर के ऊपर से उड़ रहा होता है तभी वहाँ पर बहुत जोर से तूफान आता है और उस तूफान में उनका प्लेन क्रैश कर जाते हैं। ये प्लेन एक प्राइवेट प्लेन होता है, इसलिए इसमें कुल 4 ही लोग होते हैं और बाकी लोगों का सामान और पार्सल वगैरह होता है। इनका प्लेन पैसिफिक ओशन में गिर जाता है और गिरने के बाद इसमें सिर्फ एक इंसान बचता है और वो होता है चक। चक किसी तरह से एक एयरबोट पे बैठ जाता है और समुद्र का तूफान उसे अपने साथ बहा ले जाता है, और जब सुबह उसकी आंखें खुलती है तो वो एक टापू पर होता है। उस टापू पर वो चारों तरफ देखता है, लेकिन वहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं होता। वो जोर जोर से आवाज भी लगाता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद वो रेत पर हेल्प लिख देता है। वह सोचता है कि अगर कोई प्लेन यहाँ से गुजरेगा तो उसे यह चीज दिखाई देगा और वह समझ जाएगा यहाँ पर किसी को हेल्प की जरूरत है। लेकिन जब वो अगली सुबह उठता है तो वो देखता है कि हेल्प मिट चुका है, इसलिए वो बड़े बड़े लकड़ी से हेल्प लिखता है। अब चक के साथ इस टापू पर बहकर फेडेक्स कंपनी के कुछ पैकेट भी आ चुके हैं, लेकिन उसमें कुछ भी खाने का सामान नहीं होता। इसी बीच चक को कई आहटे भी सुनाई देता है और वो चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी उसके सामने में एक नारियल गिरता है और वो समझ जाता है कि यह नारियल गिरने की आवाजें थी। अब चक को क्योंकि पानी की जरूरत है और वो समुद्र का पानी पी नहीं सकता, तो उसके पास पानी पीने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो होता है नारियल पानी। वो बहुत सारे कच्चे नारियल इकट्ठा कर लेता है, लेकिन नारियल का कवर निकालना इतना आसान नहीं है। इसमें चक को बहुत मेहनत करना पड़ता है और बाद में एक नारियल को निकाल भी लेता है, लेकिन इन्हें पता नहीं कि इससे पानी कैसे पीना है। लेकिन वह यह भी सीख लेता है कि इसमें होल कैसे करना है और इससे पानी कैसे पीना है। अब चक के पास पानी पीने के लिए नारियल है। अब चक को यहाँ पे 2-3 दिन हो चुका है और उसके पैर में जूते नहीं होते, इसलिए उसे पानी में चलने में बहुत दिक्कत होता है क्योंकि पानी में पत्थर होते हैं जो उसके पाँव में तकलीफ देता है। उसके पाँव से खून निकलने लगता है। इसके बाद चक अपने पैंट को आधा फाड़कर अपने पैर में लपेट लेता है क्योंकि उसे ऊपर एक पहाड़ की चोटी दिखता है जो बहुत ऊंची होती है, और वह यह तय करता है कि वो उस चोटी पे जाएगा और चारों तरफ का जायजा लेगा कि वो है कहाँ पर। और जब वो उस चोटी पे जाता है तो उसे समुद्र में कोई दिखता है। वो जल्दी जल्दी नीचे आता है और उस चीज के पास जाता है, और जब वो वहाँ पर जाता है तो वह देखता है कि वहाँ उसके प्लेन की एक पायलट की डेड बॉडी होती है। ये देखकर चक को बहुत दुख होता है और चक उसे दफना देता है, लेकिन दफनाने से पहले वो उसके जूते और उसके पास एक टॉर्च होती है वो रख लेता है क्योंकि यही 2 चीज उसके पास थी जो चक के काम आ सकती थी। अब चक को इस बीच पर, इस टापू पर बहुत दिन हो चुके हैं और वो अकेला है, लेकिन धीरे धीरे इस टापू पर रहना सीख भी रहा है। उसने सीख लिया है कि पत्ते पर जो रात को उसका पानी गिरता है उसे नारियल के अंदर कैसे डालना है। इसी के साथ वो अपने भूख मिटाने के लिए मछली मारना भी सीख रहा होता है। वह एक लकड़ी को नोकीला बनाता है और उससे मछली पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो मछली पकड़ने में नाकाम रहते हैं। उसके पास इस टापू में खाने के लिए सिर्फ नारियल है और पीने के लिए नारियल पानी और ओस की बूंदे जो रात को पत्तों में जमा होता है। यही सब उसके खाने के लिए इस टापू पर है। अब एक रात समुद्र में उसे एक शिप दिखता है। उसे देखकर चक बहुत एक्साइटेड हो जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है, लेकिन इतनी दूर तक आवाजें पहुंचना नामुमकिन है।
वो टॉर्च जलाकर उसे इशारे करने की कोशिश भी करता है, लेकिन इतनी दूर से टॉर्च की रोशनी को देखना भी नामुमकिन है। अब अगली सुबह चक ये फैसला करता है कि उसके पास जो एयर बोट होती है जिसमें वो बैठकर इस आइलैंड तक पहुंचा होता है, वो उस एयर बोट पर बैठकर इस आइलैंड से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि यहाँ पर कोई नहीं है और यहाँ पर कोई आने वाला भी नहीं है। अब जब वो उस एयर बोट से वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, वहाँ पर उसका सामना होता है बड़ी बड़ी लहरों से, और वो लहरें उसे समुद्र में जाने नहीं देते बल्कि वापस बीच पे ढकेल देती है, और इसी दौरान उसके पैर घायल भी हो जाता है और चक बीच पे आ जाता है। अब एक रात जब बारिश हो रहा होता है तो चक बारिश से बचने के लिए एक गुफा में जाते हैं, क्योंकि गुफा में अंधेरा होता है इसलिए वो टॉर्च जलाकर छोड़ देता है। और सुबह जब वो उठता है तो वो देखता है कि टॉर्च का सेल खत्म हो चुका है और अब चक के पास रोशनी के लिए कुछ भी नहीं है, और उसे यह भी नहीं पता कि आग कैसे जलाते हैं। अब वो उन बॉक्सों के पास जाता है जो फेडेक्स के होते हैं और जो तैरकर इस किनारे पे आए होते हैं। वो एक एक करके सारे बॉक्स खोलता है, उसमें उसे बहुत सारी चीजें मिलते हैं, लेकिन उसके काम की एक दो ही चीजें होती है। एक उसे जूते मिलते हैं जो कि स्केटिंग के होते हैं और जिसके नीचे ब्लेड लगे होते हैं, वो उनके ब्लेड निकाल लेता है। और अब उसके पास एक चाकू टाइप की चीज है जिससे उन नारियल को आसानी से फाड़ सकता है और किसी भी चीज को वो काट सकता है। वो एक लकड़ी को साफ करता है और उससे औजार की तरह बना लेता है, और इस बार दोबारा वो मछली पकड़ने की कोशिश करता है और वो मछली पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। इसके आगे चक के सामने सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि वो केकड़ा को कच्चा नहीं खा सकता, और इसलिए अब उसे आग की जरूरत है और वो आग जलाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो आग नहीं जला पाते। इसके बाद वो नारियल छिल रहा होता है, तभी उसे एक आइडिया आता है कि अगर दो लकड़ी को आपस में घिसा जाए तो इससे आग जलाया जा सकता है, और वो ऐसा ही करता है। वो एक लकड़ी को दूसरी लकड़ी पर घिसना चालू करता है। इस दौरान उसके हाथ भी जख्मी हो जाते हैं। वो दर्द से चिल्लाने लगता है, मगर वो हिम्मत नहीं हारते और एक बार फिर से वो आग जलाने की कोशिश करता है, और बहुत मुश्किलों के बाद आग जल जाती है। आग जलने के बाद चक बहुत खुश होता है, और इस टापू पे आने के बाद पहली बार उसे खुशी मिली है। इसी के साथ वहाँ पर जो सामान पड़ा होता है उसी में एक फुटबॉल भी होता है, और उस फुटबॉल पर चक का खून लगा होता है। चक उस फुटबॉल पे आंख, नाक और मुंह का शेप बना देते हैं और उसे बातें करना शुरू करता है, और उस फुटबॉल पर विल्सन लिखा होता है इसलिए वो उसे विल्सन कह के बुलाता है। और अब चक का इस टापू पर एक दोस्त भी है और वो है फुटबॉल। चक को यहाँ पर एक चीज और बहुत तकलीफ देती है, और वो था उसका दांत का दर्द, और उसे दांत का दर्द बहुत पहले से था। जैसा कि आप जानते हैं कि चक बहुत बिजी इंसान था, इसलिए वो कभी डॉक्टर के पास ना जा सका, लेकिन अब चक किसी भी हाल में दांत को तोड़ना चाहता है, और वो बहुत मुश्किल से अपने दांत को तोड़ देता है, और तोड़ने के साथ ही वो बेहोश हो जाता है। अब धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है, और आज चक को इस टापू पर पूरे 4 साल हो चुके हैं, और इन 4 सालों में चक का पूरा हुलिया बदल चुका है। अब वो बिल्कुल फिट हो गया है, पहले की तरह मोटा नहीं है, और चक अब इस टापू में पूरी तरह से जीना सीख चुके हैं। अब वो दूर से ही मछली पकड़ सकता है, पहले की तरह मेहनत नहीं करना पड़ता, क्योंकि इन 4 सालों में वो यही सब करता था। और अब इस टापू के वातावरण, यहाँ की जिंदगी से चक पूरी तरह से घिल मिल चुका है, और वहीं विल्सन और चक की दोस्ती और भी गहरी हो चुकी है। विल्सन को चक सारी बातें बताता है, उससे दिन भर बातें करता रहता है। एक सुबह चक मछली खा रहा होता है, तभी उसे किसी चीज की आवाज आती है, और जब वो बाहर भाग कर जाता है तो वहाँ पर एक स्टील की सीट होती है, और उस सीट को देखकर उसे एक आइडिया आता है कि मैं इसकी मदद से इस टापू से निकल सकता हूँ। दरअसल इसे बीच से आगे समुद्र में जाने के लिए जो सबसे बड़ी अड़चन थी वह थी समुद्र के लहरें। जब भी चक समुद्र में जाने की कोशिश करता वह लहरें वापस उसे फेंक देती, और इस वजह से चक पिछले 4 सालों से इस टापू से निकल नहीं पाया। अब वो बड़े बड़े नारियल के पेड़ काटता है और उन्हें किनारे पर ले जाता है और उससे एक बेड़ा बनाता है। हालांकि बेड़ा बनाना इतना आसान नहीं था, उसे इसमें बहुत मुश्किलें आती है, लेकिन वह बना लेता है, और वह यह तय करता है कि जब हवा का रुख बदलेगा तब वो यहाँ से निकल जाएगा, और जो सीट मिली थी उसे हवा के विरुद्ध इस्तेमाल करेगी ताकि उसके बेड़े को धक्का मिल सके, जैसे कि पुराने जमाने में लोग अपने नाव के आगे बढ़ाने के लिए पर्दों का इस्तेमाल करते थे। और अब वो वक्त आ चुका है जब हवा का रुख बदल जाता है। चक अपने दोस्त विल्सन को अपने बेड़े में रखता है और वहाँ से निकल जाता है। अब उसे बड़ी बड़ी लहरों का सामना करना पड़ता है, लेकिन चक उन लहरों को पार कर जाता है, और उसके बाद वो बहुत खुश होता है। लेकिन अभी समस्या खत्म नहीं हुआ, उसके सामने अनंत समुद्र है जिसे इन्हें पार करना बाकी है। उसे कुछ नहीं पता कि उसे जमीन कब मिलेगी या कोई शिप
उसे कब मिलेगा। बस चक उस टापू को छोड़कर अब निकल चुका है और साथ ही जब भी बारिश होता है तो चक बारिश के पानी को इकट्ठा करके रख लेता है ताकि बाद में पीने के लिए काम आए। लेकिन इसी बीच एक घटना होता है। चक का दोस्त विल्सन जो कि फुटबॉल होता है वो पानी में गिर जाता है और जब तक चक को पता चलता है विल्सन उससे काफी दूर जा चुका होता है, लेकिन फिर भी चक पानी में कूदकर विल्सन को लाने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें वो नाकाम रहता है और वापस अपने बेड़े में आने के बाद चक बहुत रोता है क्योंकि विल्सन ही वो था जिससे वो पिछले 4 सालों से बातें कर रहा था। लेकिन चक के लिए विल्सन एक फुटबॉल नहीं था बल्कि वो इंसान से बढ़कर था, वो उसका दोस्त था जिससे वो इन 4 सालों तक बातें करता रहा और एक यही वजह होती है कि चक को विल्सन के जाने का बहुत दुख होता है। इसके बाद चक अपने आगे का सफर जारी रखता है और कुछ दिनों के सफर के बाद चक पूरी तरह से थक चुका है। एक दिन वो अपने बेड़े पर बेहोश होकर लेटा होता है और तभी एक कार्गो शिप उसके सामने से गुजरता है और वो लोग उसे देख लेते हैं और उसे बचा लेते हैं। अब चक अपने घर अपने जगह पर वापस लौट चुका है, लेकिन वापस लौटने के बाद वो देखता है कि सब कुछ बदल चुका है क्योंकि उन लोगों ने जो उसके फैमिली मेंबर्स थे उन्होंने समझा कि चक मर चुका है और वो उसका फ्यूनरल भी कर चुके होते हैं और उसकी गर्लफ्रेंड केली जो उससे बहुत प्यार करती थी उसकी शादी हो चुकी है और अब उसकी एक बेटी भी है। केली से मिलने भी जाता है और केली उसे देखकर बहुत खुश होती है, उसे गले से लगा लेती है, लेकिन केली का अब एक अपना परिवार है इसलिए वो चक के साथ नहीं जा सकती और अब वो तय करते हैं कि उन दोनों के रास्ते अलग अलग है। चक को केली ने जो घड़ी दी थी जो उसके साथ उस आइलैंड पर भी थी वो घड़ी वो उसे वापस कर देता है क्योंकि वह केली के खानदान की घड़ी होती है। चक बोलता है कि परिवार की धरोहर परिवार के पास ही रहना चाहिए, लेकिन चक केली का फोटो अपने पास रख लेता है और जाने से पहले केली उसे बोलती है कि तुमने वादा किया था कि तुम वापस आओगे। चक उससे माफी मांगता है। केली बोलती है कि मुझे पता था कि तुम जिंदा हो पर मेरे पास कोई रास्ता नहीं था और जाने से पहले चक केली को एक किस करती है क्योंकि वो आज भी उसे प्यार करती है, लेकिन वो अपने परिवार को नहीं छोड़ सकती और चक भी नहीं चाहता कि केली अपना परिवार छोड़कर मेरे साथ आए। केली के पास चक की एक गाड़ी भी होती है जिससे चक की बहुत सारी यादें जुड़ी होती है। केली उस गाड़ी को चक को वापस कर देता है और चक उसमें बैठकर वहाँ से निकल जाता है। केली पीछे से उसे देख रही होती है और उसे चक के जाने से बहुत दुख हो रहा होता है। इसके बाद यह दिखाते हैं कि चक अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ है और बहुत दुखी है और वह बताता है कि शायद मैं उस आइलैंड पर ही मर जाता या आत्महत्या कर लेता और मैंने आत्महत्या करने का सोचा भी। मैंने रस्सी बनाई और फांसी लगाने की कोशिश भी की, लेकिन मैं नहीं कर पाया क्योंकि मुझे केली के पास वापस आना था, मुझे जिंदा रहना था और इसलिए बस मैं सांस लेता रहा। शायद मैं बीमार भी पड़ जाता, लेकिन मैं सिर्फ केली के लिए जिंदा रहा और आज जब मैं वापस आ गया हूँ तो मैंने केली को खो दिया है और वो बहुत इमोशनल हो जाता है और अब चक अकेला था, लेकिन जिंदगी को आगे बढ़ाना ही होता है। और अंत में यह दिखाते हैं कि चक के पास अभी भी एक पैकेज है जो उस आइलैंड से बचा कर लाया है जिसे इन्हें कोरियर करना है। जब उसका जहाज डूब गया था तो बहुत सारे पैकेज उस किनारे पे आ गए थे और उसमें से एक पैकेट आज भी उसके पास है जिस पर एंजल के विंग्स बने होते हैं। दरअसल ये उस आइलैंड पे उसके पास लास्ट पैकेज होता है जिससे उसने खोला नहीं होता है और वह यह सोचता है कि अगर वह घर जाएगा तो उस पैकेज को जरूर डिलीवरी करेगा। और कहीं ना कहीं एक यह भी कारण था कि उसने अपने आप को जिंदा रखा क्योंकि वो अपने काम में बहुत सीरियस था जिसकी वजह से वो जिंदा रहना चाहता था। और वो उस पैकेज को डिलीवरी करने जाता है, लेकिन घर पर कोई नहीं होता तो वो उस पैकेज को दरवाजे पर रख देता है और वो वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद यह दिखाता है कि वो एक चौराहे पे खड़ा है जहाँ पर वो कंफ्यूज है कि उसे कहाँ जाना है और वो मैप देख रहा होता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है, वो बोलती है कि शायद तुम खो गए हो। चक बोलता है कि वाकई? वो कहती है कि कहाँ जा रहे हो? चक बोलता है कि मैं यह डिसाइड कर रहा था। इसके बाद वो लड़की चारों रोड का उसे रास्ता बताती है कि कौन सी रोड कहाँ जा रही है और वो वहाँ से निकल जाती है और उसकी गाड़ी पर वही विंग्स बने होते हैं जो उस पैकेज पे बने होते हैं। इसका मतलब यह है कि यह वही लड़की है जिसे इन्हें डिलीवरी करना था। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।